प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है विनीत कुमार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर ये वीडियो है। अमेरिका में चुनाव हुए हैं अभी 5 नवंबर 2024 को। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ। इसके साथ ही ये भी तय हुआ कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। इसके साथ ही अमेरिका की जो संघीय विधायिका है यानी कि US कांग्रेस, उसके दोनों सदनों के लिए भी कुछ सीटों के लिए चुनावों का आयोजन किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा अमेरिका के लिए 5 नवंबर 2024। और देख लेते हैं कि उस तिथि को जो चुनाव हुआ, उसके जो चुनाव परिणाम आए हैं, उसका क्या महत्व है अमेरिका के लिए, क्या कारण रहा उनका जो चुनाव परिणाम देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि राष्ट्रपति कौन बना, उपराष्ट्रपति कौन बना, राष्ट्रपति जो बने वो क्यों राष्ट्रपति चुने गए, जो पराजित हुए वो क्यों पराजित हुए। इसके अलावा US कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उनमें चुनाव के परिणाम आने के बाद दोनों और महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव 2024, सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज जो है उसको देख लेते हैं, राष्ट्रपति पद का चुनाव। ठीक है, 2024 5 नवंबर को ये चुनाव जो है कराया गया और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो विजयी हुए। डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, इनका फोटो आप देख सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन ये शपथ लेंगे या कह सकते हैं कि इनका इनॉग्रेशन किया जाएगा, उद्घाटन होगा 20 जनवरी 2025 को। तो अब से लेकर 20 जनवरी 2025 तक इनको कहा जाएगा प्रेसिडेंट इलेक्ट। 20 जनवरी 2025 को जब ये अपने पद की शपथ ले लेंगे, उसके बाद ये बन जाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली इनको कहा जा रहा है राष्ट्रपति निर्वाचित यानी प्रेसिडेंट इलेक्ट। यही टेक्निकल टर्म है जो सही है। ठीक है, और 20 जनवरी 2025 तक ये प्रेसिडेंट इलेक्ट ही रहेंगे, उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इसके साथ ही इनके जो रनिंग मेट थे यानी इनके साथ जिन्होंने चुनाव लड़ा था उपराष्ट्रपति पद का, वो अब आने वाले समय में उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, यानी 20 जनवरी 2025 को ही ये भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। जेडी वांस इनका नाम है। और तब तक यानी कि 20 जनवरी 2025 तक इनको भी कहा जाएगा उपराष्ट्रपति निर्वाचित यानी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट इनको कहा जाएगा। और जब ये शपथ ले लेंगे 20 जनवरी 2025 को, उसके बाद ये हो जाएंगे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति। तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं, 20 जनवरी को ये अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। और इनके साथ जेडी वांस जो हैं वो 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए चुनाव देख लेते हैं, चुनाव का परिणाम किस किस तरह से रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है, यानी निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। और उस निर्वाचक मंडल में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 295 मत जो है वो प्राप्त कर लिए हैं। और कमला हैरिस जो उनकी प्रतिद्वंदी थी, कमला हैरिस, उनको 226 मत ही प्राप्त हुए हैं। यानी कि कमला हैरिस से काफी आगे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और वो मिडवे मार्क जो है यानी 270 मत, उससे भी काफी ज्यादा आगे निकल गए हैं, 295 पर पहुंच गए हैं। कुछ राज्यों में अभी काउंटिंग होनी बाकी है, तो डोनाल्ड ट्रंप को जो ये मत मिले हैं इसकी संख्या आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा यहीं पे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम पॉपुलर वोट की बात करें यानी कि मतदाताओं के द्वारा डाले गए मतों की बात करें, तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुमत पा गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 50.9% यानी लगभग 51% पॉपुलर वोट उनको मिले हैं, जबकि कमला हैरिस को 47.6% वोट प्राप्त हुए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी विजय काफी प्रभावशाली है। वो इलेक्टोरल कॉलेज में तो विजयी हुए ही हैं, इसके अलावा पॉपुलर वोट में भी उनको 50% से ज्यादा मत प्राप्त हुए हैं। उनको एक तरह से निर्णायक विजय प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, और उन दोनों के कैंडिडेट हैं
डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से थे और कमला हैरिस जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थी। लेकिन ये दो पार्टियां ही केवल नहीं थी जो चुनाव लड़ रही थी, इसके अलावा भी कैंडिडेट थे जो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे ग्रीन पार्टी, ये एक अन्य राजनीतिक दल है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ग्रीन पार्टी ने जिल स्टीन को उम्मीदवार बनाया था राष्ट्रपति पद के लिए। इसके अलावा रॉबर्ट केनेडी जो हैं वो इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा भी कुछ कैंडिडेट्स थे। यानी प्रभावशाली तरीके से अगर देखा जाए तो कई सारे कैंडिडेट्स थे, लेकिन उनमें दो ही कैंडिडेट थे जिनके बीच में महत्वपूर्ण ये प्रतिद्वंदिता थी, ये चुनाव जो है लड़ा गया। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन इफेक्टिव रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो राजनीतिक दलों वाला सिस्टम है। ठीक है, अन्य उम्मीदवारों को काफी कम मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जब शपथ ले लेंगे 20 जनवरी को 2025 को, तो वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। 47वें राष्ट्रपति वो बन जाएंगे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, यानी वो पहले भी राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। वो 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, यानी कि वो 2017 से लेकर 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 45वें राष्ट्रपति। रिपब्लिकन पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट के रूप में ही उन्होंने चुनाव लड़ा है और जीता है। और रिपब्लिकन पार्टी को जीओपी भी कहा जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी। ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है किसको? रिपब्लिकन पार्टी को। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप जब 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति बनेंगे तो ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। ये राष्ट्रपति के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल होगा। और ये कार्यकाल जो है ये 2025 से लेकर 2029 तक रहेगा। 2025 से लेकर 2029 तक। जिस दिन शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, उस दिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन जाएंगे, यानी कि ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बन जाएंगे वो। ठीक है, यानी 20 जनवरी 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, यानी उनका इनॉग्रेशन हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा राष्ट्रपति के रूप में, तो उस समय वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, यानी ओल्डेस्ट पर्सन। ठीक है, वर्तमान में उनकी आयु जो है 78 वर्ष है, 78 ईयर्स। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उनका गैर लगातार दूसरा कार्यकाल, यानी उनका दूसरा कार्यकाल है लेकिन लगातार दूसरा कार्यकाल नहीं है। और अमेरिका के इतिहास में वो केवल दूसरे राष्ट्रपति हैं जो इस तरह से दो कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं, और उनके दोनों कार्यकाल जो हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, यानी लगातार नहीं है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रहे, उसके बाद वो चुनाव हार गए। उसके बाद जो बाइडेन 4 साल तक राष्ट्रपति रहे। अब जो है 2025 से 2029 तक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति रहने वाले हैं, यानी दो कार्यकाल इनको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। और ऐसे राष्ट्रपति सिर्फ दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के इतिहास में। एक और राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनको दो कार्यकाल मिले, और ऐसे कार्यकाल मिले जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं थे। तो दूसरे राष्ट्रपति इस तरह के हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इस तरह के पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे ग्रोवर क्लीवलैंड। ये 1885 से 1889 तक राष्ट्रपति रहे। उसके बाद ये चुनाव हार गए, और 4 साल के बाद ये फिर से चुनाव जीते और 4 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे। यानी इनके जो दो कार्यकाल थे वो थे 1885 से 1889 और 1893 से 1897। ठीक है, तो इस तरह से दो कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहना और दोनों कार्यकाल कॉन्जिक्यूटिव ना हो, यानी गैर लगातार हो। तो पहले राष्ट्रपति थे ग्रोवर क्लीवलैंड और दूसरे राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अब देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी प्रतिद्वंदी कौन थे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी रहे वो रहे डेमोक्रेटिक पार्टी से। डेमोक्रेटिक पार्टी से। ठीक है,
पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है उनके प्रतिद्वंदी थे। उसके बाद जो बाइडेन की बढ़ती उम्र के कारण ऐसा देखा गया कि वो जो है कोग्निटिव लेवल पर यानी संज्ञानात्मक स्तर पर पूरी तरह से सक्रिय और तैयार नहीं है एक और कार्यकाल के लिए। उसके बाद उनकी पार्टी ने यानी डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनको उम्मीदवारी उनकी रोक दी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और 27 जुलाई 2024 ये वो तारीख है जिससे पहले 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो थे वो थे राष्ट्रपति जो बाइडेन और 27 जुलाई 2024 को कमला हैरिस जो हैं वो आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बना दी गई थी। तो कुल मिला के 27 जुलाई 2024 के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रतिद्वंदी थी वो थी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और इन्हीं के सामने जो है डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव लड़ा और इनको पराजित करके वो राष्ट्रपति चुने गए। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति कौन बना। जेडी वांस। जेडी वांस जो है वो बनेंगे 50वें उपराष्ट्रपति। 50वें उपराष्ट्रपति, ठीक है। कब बनेंगे? 20 जनवरी को। 20 जनवरी 2025 को ये शपथ लेंगे यानी कि इनका इनॉग्रेशन हो जाएगा और जेडी वांस जो है अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। अमेरिका के सेना के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, पूर्व सैन्याधिकारी ये हैं। अमेरिका के ओहायो राज्य से ये सीनेटर पद पर हैं। सीनेटर का मतलब क्या है? अमेरिका की जो संघीय विधायिका है यानी यूएस कांग्रेस, उसका जो उच्च सदन है सीनेट, उसमें ये मेंबर हैं यानी ये सांसद हैं इस समय, ठीक है। पास्ट में ये ट्रंप के विरोधी रह चुके हैं, ट्रंप के काफी ज्यादा विरोधी रह चुके हैं ये। जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था उस समय ये काफी मुखर विरोधी थे डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप को ये हिटलर वगैरह कह चुके हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और उनके विचारों के डिफेंडर बनकर उभरे। क्लियर है? तो पहले ट्रंप के विरोधी रह चुके हैं लेकिन उसके बाद उनके समर्थक बन गए, उनके समर्थन से चुनाव जीता, सीनेट के मेंबर बने और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इनको 2024 के चुनाव में अपना रनिंग मेट बनाया, ठीक है। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं तो ये बन जाएंगे अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति। इनकी पत्नी जो है जेडी वांस की जो पत्नी है उसका नाम है उषा चिलुकुरी वांस। उषा चिलुकुरी वांस, ये फोटो आप देख सकते हैं, ये उन्हीं का है। ये भारतीय मूल की महिला है, भारतीय मूल की महिला है। भारत में जो इनका मूल है या कह सकते हैं इनकी जड़ें हैं वो आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिमी गोदावरी जिले के वडलूरू ग्राम में है। वडलूरू ग्राम में है। तो कुल मिलाकर उषा चिलुकुरी के रूप में अमेरिका की जो सेकंड लेडी बनेंगी, अब 20 जनवरी 2025 के बाद अमेरिका की जो सेकंड लेडी बनेंगी वो भारतीय मूल की हैं, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जनपद के वडलूरू ग्राम से। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावों के दौरान क्या नारे दिए और क्या घोषणाएं की। क्या नारे दिए और क्या घोषणाएं की। सबसे महत्वपूर्ण नारा जो उन्होंने दिया वो रहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उन्होंने अमेरिका के मतदाताओं का आह्वान किया कि आप मुझे वोट दीजिए और आइए मिलकर अमेरिका को एक बार और महान बना देते हैं, ठीक है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके अलावा उन्होंने नारा दिया ट्रंप विल फिक्स इट। ट्रंप विल फिक्स इट यानी ट्रंप जो है इसको ठीक कर देगा, यानी कि अमेरिका के साथ जो समस्याएं हैं फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे, डोमेस्टिक पॉलिसी के लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे, उनको जो है ट्रंप फिक्स कर देगा। यानी मैं डोनाल्ड ट्रंप इनको फिक्स कर दूंगा, इनको ठीक कर दूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं चुनाव जीतूंगा एक गोल्डन एज फॉर अमेरिका, अमेरिका के लिए एक गोल्डन एज शुरू हो जाएगी। और जीतने के बाद जब उन्होंने पहला भाषण दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि अब से अमेरिका के लिए गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग की शुरुआत हो रही है। स्वर्ण युग की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू स्टॉप द वॉर्स।
जो युद्ध लड़े जा रहे हैं मैं उनको रोक दूंगा। इजराइल जो आक्रामक सैनिक कार्रवाई कर रहा है गाजा के विरुद्ध, उसके बारे में उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध होता ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है मैं उसको 24 घंटे में रोक दूंगा, 24 घंटे में उसका मैं नेगोशिएटेड सेटलमेंट कर दूंगा। तो उन्होंने कहा है कि आई एम गोइंग टू स्टॉप वॉर्स, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण बात रही कि चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार जानलेवा हमला किया गया, लेकिन उनकी जान जो है बच गई, या कह सकते हैं बचा ली गई, और इसका भी उन्होंने चुनाव में काफी इस्तेमाल किया, चुनावी लाभ उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि गॉड स्पेयर्ड माय लाइफ फॉर ए रीजन, गॉड ने यानी ईश्वर ने मेरी जो जान बचाई है उसका कोई कारण है, उसका कोई महत्वपूर्ण कारण है जिस वजह से गॉड ने मेरी जान बचाई है। मेरे ऊपर जानलेवा हमले हुए लेकिन मैं बच गया, तो इसका कोई मकसद है। इसके अलावा अमेरिका फर्स्ट का नारा है उनका, बहुत ही फेमस है, उनकी पॉलिसी रही है अमेरिका फर्स्ट। वो कहते हैं कि अमेरिका के हितों को मैं प्राथमिकता दूंगा, बाकी सारी चीजें बाद में, अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिसी में भी, इकोनॉमिक पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में, सब में अमेरिका फर्स्ट। इसके अलावा उन्होंने ये प्रिंसिपल भी दिया है पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी मैं शांति की स्थापना करूंगा लेकिन मजबूती की स्थिति से, अमेरिका को मजबूत बनाऊंगा इंटरनली, एक्सटर्नली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, और उसके बाद मजबूत स्थिति से मैं शांति का प्रयास करूंगा, यानी पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तो कुल मिला के ये नारे रहे या घोषणाएं रही जो उन्होंने चुनाव के दौरान किए। इसके बाद देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी मुद्दे क्या रहे। डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी मुद्दे क्या रहे? डोनाल्ड ट्रंप का सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा रहा गैर कानूनी प्रवासियों को वापस भेजना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो अप्रवासी गैर कानूनी रूप से अमेरिका में आए हुए हैं, जिनके पास प्रॉपर कागज नहीं है, कागजात नहीं है, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, मास लेवल पे डिपोर्टेशन किया जाएगा, और गैर कानूनी तरीके से लोगों का अमेरिका में आना रोका जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को घटाने की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक बार फिर से अफोर्डेबल बनाया जाएगा, यानी किफायती बनाया जाएगा, वस्तुओं की कीमतों को कम किया जाएगा, ऊर्जा की कीमत कम की जाएगी, हाउसिंग यानी गृह की कीमत कम की जाएगी, और इसके माध्यम से अमेरिका को एक बार फिर से अफोर्डेबल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि करों में भारी कटौती की जाएगी, टैक्सेस को कट किया जाएगा, और इसकी भरपाई के लिए आयात शुल्क में भारी वृद्धि की जाएगी, यानी दूसरे देशों से, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, उनसे जो चीजें आयात होकर अमेरिका में आ रही हैं उन पर भारी शुल्क यानी टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा, यानी ट्रेड के लेवल पर प्रोटेक्शनिस्ट यानी संरक्षणात्मक नीति अपनाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग को बंद कर दिया जाएगा और अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाया जाएगा, यानी विनिर्माण महाशक्ति बनाया जाएगा। आउटसोर्सिंग रोक दी जाएगी या कम कर दी जाएगी और अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाया जाएगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूक्रेन में युद्ध को 24 घंटों में मैं समाप्त कर दूंगा, रूस के साथ बात करूंगा, यूक्रेन के साथ बात करूंगा और एक नेगोशिएटेड डील करूंगा, और उसके माध्यम से युद्ध को समाप्त कर दिया जाएगा। इजराइल के साथ सहयोग बढ़ाने की उन्होंने बात की, इजराइल को समर्थन देने की बात की, इजराइल के साथ सहयोग बढ़ाने की उन्होंने बात की। क्लियर है बच्चों? तो ये रहे डोनाल्ड ट्रंप के कुछ महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे। अब देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की विजय क्यों हुई, डोनाल्ड ट्रंप की विजय क्यों हुई, और कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उम्मीदवार रही, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उनकी पराजय के क्या कारण रहे। 5 महत्वपूर्ण कारण जो है यहां पर दिखाए जा रहे हैं। पहला कारण है एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी और मतदाताओं की समस्याएं। डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में है,
जो बाइडेन जो हैं वो राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो मुद्रास्फीति से संबंधित हो, चाहे वो बेरोजगारी से संबंधित हो, चाहे कोई भी समस्या हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने जो लोग पावर में हैं, जो राजनीतिक दल पावर में है, उसी को जिम्मेदार ठहराया मतदाताओं ने। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो यहां पे कमला हैरिस के विरुद्ध कार्य करता है और मतदाता अपनी समस्याओं के लिए इनको जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसका परिणाम चुनावों के माध्यम से नजर आता है। इसके अलावा अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में यानी रूरल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को भारी समर्थन मिला और काफी बढ़ चढ़कर इन लोगों ने मतदान भी किया। यानी रूरल अमेरिका में काफी बढ़ चढ़कर मतदान हुआ और ज्यादा समर्थन जो है डोनाल्ड ट्रंप को मिला। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सपोर्ट बेस है वो अर्बन है और अर्बन जो अमेरिकन हैं उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट भी नहीं डाला। इसके अलावा अल्पसंख्यकों में भी डोनाल्ड ट्रंप का आधार बढ़ा है, यानी जो अश्वेत अल्पसंख्यक हैं अमेरिका के, उनमें भी डोनाल्ड ट्रंप का आधार जो है वो बढ़ा है। चौथा कारण देख लेते हैं। महिला मतदाताओं ने कमला हैरिस को सपोर्ट किया और पुरुष मतदाताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा सपोर्ट किया है। महिलाओं ने जिस हद तक कमला हैरिस को सपोर्ट किया उससे ज्यादा आगे बढ़कर पुरुषों ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को पुरुष मतदाताओं के द्वारा जो ज्यादा समर्थन मिला है उसने भी ट्रंप को विजयी बनाया है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी जो बात करती है उदारवादी मूल्यों की यानी लिबरल वैल्यूज की, तो उसकी लिबरल वैल्यूज पर भी जनता ने इस बार जो है भरोसा नहीं किया। इजराइल के द्वारा जो आक्रामक सैनिक कार्रवाई की गई, डिसप्रपोर्शनेट जो कार्रवाई करी गई गाजा के विरुद्ध, जिसमें सिविलियन मारे गए, बच्चे मारे गए और अमेरिका जो है लगातार इजराइल को हथियारों की आपूर्ति करता रहा और इजराइल की आक्रामकता को रोक नहीं पाया। तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं अमेरिका की जनता को यह मैसेज गया कि जो पावर में है अमेरिका में यानी जो बाइडेन यानी डेमोक्रेटिक पार्टी, वो लिबरलिज्म की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, ह्यूमन राइट्स की बात करती है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। तो कहीं ना कहीं उदारवादी मूल्यों, लोकतंत्र, मानवाधिकारों को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी का जो दोगलापन है यानी कथनी और करनी में जो अंतर है वो जनता ने देखा, महसूस किया और उसका परिणाम जो है चुनाव परिणाम में वो देखने को मिला। अब देख लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप 2.0 यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है उसका संभावित प्रभाव जो है वो क्या हो सकता है। इसका पश्चिम एशिया पर प्रभाव पड़ेगा। इजराइल को सपोर्ट कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप अनकंडीशनली, ठीक है। इसके अलावा ईरान के विरुद्ध ज्यादा खुलकर सपोर्ट कर सकते हैं इजराइल को ईरान के विरुद्ध फ्री हैंड वो दे सकते हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है नेगोशिएटेड सेटलमेंट की कोशिश की जाए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अमेरिका जो बाइडेन के अंतर्गत जो सैन्य सहायता और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है यूक्रेन को, हो सकता है उसमें भारी कटौती कर दी जाए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिस तरह का उनका चुनावी अभियान रहा है और उनका पिछला कार्यकाल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध पर भी सीधा सीधा प्रभाव पड़े डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का। इसके अलावा अमेरिका चीन संबंधों पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। ये विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर चीन से आने वाले आयात पर बहुत ज्यादा आयात शुल्क लगाया जाएगा, जैसे कि पहले भी लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तो फिर ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध की सिचुएशन आ सकती है दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच में। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ही घोषित रूप से, आधिकारिक रूप से चीन को अमेरिका का मुख्य प्रतिद्वंदी घोषित किया था, तो वो पॉलिसी आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का अमेरिका नाटो के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा। नाटो के काफी बड़े पैमाने पर आलोचक रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो नाटो के जो मेंबर्स हैं उन पर दबाव बढ़ेगा कि वो सैन्य खर्च को बढ़ाएं, ठीक है। तो नाटो के
पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज संबंधी जो वार्ताएं चल रही हैं उस पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो उसको एक्नॉलेज नहीं करते। वो कहते हैं कि ये तो चीन के द्वारा लाया गया कॉन्सेप्ट है, चीन के लिए लाभदायक ये कॉन्सेप्ट है, अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा ये महंगा है, एक्सपेंसिव है। तो क्लीन टेक्नोलॉजीज या कह सकते हैं क्लीन एनर्जी के उतने फेवर में नहीं रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप हाइड्रोकार्बन्स के फेवर में है, यानी कोयला उत्पादन बढ़ाना, कोयले से ऊर्जा बनाना, कच्चे तेल का प्रयोग करते रहना, इस सब के पक्ष में रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पेरिस समझौता जो था उससे भी अमेरिका का नाम वापस लेने की घोषणा उन्होंने कर दी थी पिछले कार्यकाल में। तो अब देखने वाली बात होगी कि जलवायु परिवर्तन को लेकर जो बातचीत चल रही है उसका भविष्य क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में। डोनाल्ड ट्रंप के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब व्यापार मुक्त व्यापार नहीं होगा, अमेरिका जो है वो इंपोर्ट टैरिफ्स जो है लगा देगा, व्यापार में बाधाएं आएंगी, वित्तीय क्षेत्र में संबंधों में खटास आएगी, तो इससे क्या है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो ये सभी देखने वाली बात होगी। राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ यूएस कांग्रेस के दोनों सदनों की कुछ सीटों के लिए भी चुनाव कराए गए हैं, ठीक है। जैसे कि उच्च सदन की अगर हम बात करें तो यूएस सीनेट के लिए चुनाव कराए गए, और सीनेट में क्या स्थिति थी, 5 नवंबर से पहले सीनेट पर डेमोक्रेटिक पार्टी का कंट्रोल था, लेकिन 5 नवंबर को जो चुनाव हुआ उस चुनाव परिणाम आने के बाद रिपब्लिकन पार्टी का कंट्रोल हो गया है, यानी रिपब्लिकन पार्टी को पूर्ण बहुमत जो है वो मिल गया है सीनेट में, यानी अमेरिका की विधायिका के उच्च सदन में रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का बहुमत हो गया है। अगर निम्न सदन की बात करें यानी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो इस कई सीटों पर काउंटिंग यानी गणना अभी जारी है, ठीक है। और 5 नवंबर के चुनाव से पहले यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत था, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का बहुमत था। अब यह देखने वाली बात होगी कि जब काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो क्या रिपब्लिकन पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर अपना होल्ड बनाए रख सकेगी, या कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अपना होल्ड यानी बहुमत प्राप्त कर लेगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि वो राष्ट्रपति बन रहे हैं, ठीक है, सीनेट में भी उनकी पार्टी का बहुमत हो गया है, अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी अपना बहुमत बनाए रख सकती है, रख पाती है, तो इसका मतलब यह होगा कि फिर विधायिका में भी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत होगा और राष्ट्रपति भी रिपब्लिकन पार्टी का होगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य के रूप में, नेता के रूप में अपना एजेंडा फ्री हैंड होकर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बहुमत मिल जाता है डेमोक्रेटिक पार्टी को, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा जो है वो एक तरह से उस पर वीटो लग जाएगा, वीटो हाथ में आ जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से डेमोक्रेटिक पार्टी के पास, यानी फिर चेक एंड बैलेंस की सिचुएशन आ जाएगी, नियंत्रण और संतुलन की स्थिति बन जाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि क्या फाइनल आउटकम आता है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण बात है कि 5 नवंबर को जो चुनाव हुए यूएस कांग्रेस के, उसमें भारतीय अमेरिकियों ने भी सफलता पाई है। इनको कहा जाता है समोसा कॉकस या कह सकते हैं समोसा समूह। समोसा कॉकस यानी समोसा समूह का मतलब है कि वे भारतीय मूल के व्यक्ति यानी भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति जो यूएस कांग्रेस के निम्न सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य पहले से हैं या अब चुने जा रहे हैं। तो 5 नवंबर से पहले जो स्थिति थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की वो ये थी कि उसमें 5 मेंबर थे भारतीय मूल के, ठीक है, 5 मेंबर थे। और 5 नवंबर का जो चुनाव हुआ है उसमें ये पांचों ही मेंबर पुनः निर्वाचित हो गए हैं, पांचों ही मेंबर पुनः निर्वाचित हुए हैं और एक नया मेंबर जो है वो चुना गया है, छठा। यानी कुल मिला के अब भारतीय मूल के अमेरिकी नेताओं की संख्या जो है, सांसदों की जो संख्या है वो 5 से बढ़कर 6 हो गई है, ठीक है। और इनमें कौन कौन शामिल है ये देख लीजिए। प्रमिला जयपाल हैं जो वॉशिंगटन से चुनी गई हैं लगातार चौथी बार।
रो खन्ना है जो कैलिफोर्निया से चुने गए हैं लगातार 5वीं बार। श्री थानेदार हैं जो मिशिगन से चुने गए हैं लगातार दूसरी बार। राजा कृष्णमूर्ति हैं जो इलिनोइस से चुने गए हैं लगातार 5वीं बार। ठीक है। एमी बेरा हैं जो कैलिफोर्निया की एक दूसरे चुनाव क्षेत्र से चुने गए हैं लगातार 7वीं बार। ठीक है। कैलिफोर्निया के एक सीट से चुने गए हैं रो खन्ना, और कैलिफोर्निया राज्य के एक दूसरे चुनाव क्षेत्र से चुने गए हैं एमी बेरा। ठीक है। और एक भारतीय मूल के व्यक्ति ऐसे भी हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, उनका नाम है सुहास सुब्रमण्यम। ठीक है। ये वर्जीनिया से चुने गए हैं पहली बार वर्जीनिया से चुनकर ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पहुंचे हैं। और भारतीय मूल के ये जो 6 नेता हैं जो अब सांसद हैं, ये 6 के 6 जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, यानी कि कमला हैरिस की पार्टी से हैं, जो बाइडेन की पार्टी से हैं। इनमें से कोई भी रिपब्लिकन पार्टी से नहीं है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से इनमें से एक भी नहीं है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।